वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आपके यूपी सुपर टेट के लिए इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन के बारे में। ये वो जीके के क्वेश्चन है जिनकी यूपी सुपर टेट में आने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है। आपको पता है अच्छा खासा वेटेज आपको यूपी सुपर टेट के एग्जाम पैटर्न में जीके का देखने को मिलता है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर बता दें, अगर आप यूपी सुपर टेट का अच्छा अटेम्प्ट देना चाहते हैं तो इन क्वेश्चन को आप जरूर आप एक बार लगा कर जाइए, क्योंकि इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में भी पूछे गए थे। कुछ सेम क्वेश्चन भी आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे जो मैं आपको यहाँ पर लेकर आया हुआ हूँ। तो दोस्तों आई होप आपको यह वीडियो आज का पसंद आएगा। आपको बता दें, अगर वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम 25 आपको जीके के क्वेश्चन कराएंगे जो यूपी सुपर टेट के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाली हैं आपके लिए। तो चलिए दोस्तों आज का यह वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, प्राचीन भारत के आहत सिक्कों को निम्नलिखित में से किस धातु द्वारा विकसित किया गया था? ऑप्शन है चांदी, सोना, कांस्य, टिन। तो ध्यान रखना है, प्राचीन भारत के आहत सिक्कों को किस धातु के द्वारा विकसित किया गया था? वह किया गया था चांदी के द्वारा। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, मध्य प्रदेश में बुंदेला विद्रोह कब हुआ था? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन 1942, 1842, 1930, 1842 और 1830। तो 1842 इसका क्या हो जाएगा? 1842 इसका राइट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश में बुंदेला विद्रोह जो है 1842 ईस्वी में हुआ था। अंग्रेजों के यह कहा जाए अंग्रेजी हुकूमत के अत्याचारों के विरोध में यह विद्रोह आपका किया गया था मध्य प्रदेश में। तो जो हुआ था आपका 1842 में, इसी विद्रोह को नाम दिया गया बुंदेला विद्रोह। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, मध्य प्रदेश में मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता किस क्षेत्र में विकसित हुई? तो ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश में मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता की कोई भी यहाँ पर जो है वह अवशेष नहीं है। आपको बता दें, हड़प्पा और जो मोहनजोदड़ो हैं ये आपकी सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के क्या हैं? ये आपके सबसे बड़े नगर थे और ये आपके कहाँ पर थे? तो ध्यान रखना है, हड़प्पा जो नगर था यह आपका सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण नगर था। यह आपका आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। यह आपको ध्यान रखना है। और मोहनजोदड़ो जो है आधुनिक पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। जो आपको यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखना है, मोहनजोदड़ो की जो खोज की थी वह की थी राखलदास बनारसी जी ने 1922 ईस्वी में। हड़प्पा की खोज की थी दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में। इसके अलावा मोहनजोदड़ो से संबंधित एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि यह किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह सिंधु नदी के तट पर। अगर पूछा जाए आपसे जो आपका हड़प्पा है या किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह है आपका रावी नदी के तट पर। अगला क्वेश्चन है, थेरवाद और महासंघिका के बीच विभाजन किस बौद्ध परिषद में हुआ था? यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए, प्रथम और तृतीय और चतुर्थ। तो ध्यान रखना, थेरवाद और महासंघिका के बीच विभाजन आपका द्वितीय बौद्ध परिषद में हुआ था। यह आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है, जो 4 बौद्ध परिषद हुई थी इनकी आपको पूछी जाती है कि यह कब हुई थी, किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो यह भी आपको ध्यान रखना है। जैसे प्रथम बौद्ध परिषद आपकी या बौद्ध संघ थी आपकी 483 ईसा पूर्व में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? राजगृह में हुई थी। अध्यक्ष महाकश्यप थे और संरक्षक या किस राजा के शासनकाल में हुई थी? तो वह थे अजातशत्रु। द्वितीय बौद्ध संघ थी 383 ईसा पूर्व में हुई थी, वैशाली में हुई थी। सभाकामी इसके अध्यक्ष थे, कालाशोक के संरक्षण में यह हुई थी। अगला यहाँ पर तृतीय बौद्ध संगीति जो थी वह आपकी 250 ईसा पूर्व में हुई थी, पाटलिपुत्र नामक स्थान पर हुई थी। मोगरीपुत्र इसके अध्यक्ष थे और सम्राट अशोक के शासनकाल में यह हुई थी। इसके अलावा यहाँ पर चतुर्थ बौद्ध संगीति जो थी 72 ईसा पूर्व में कुंडलवन में कुंडलवन में हुई थी और वसुमित्र या अश्वघोष इसके क्या थे? आपके इसके अध्यक्ष थे। और आपको बताएं कनिष्क के संरक्षण में हुई थी या कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। यह आपको ध्यान रखना है, राजा कनिष्क। अगला क्वेश्चन है, किस वंश ने खजुराहो के मंदिर का निर्माण करवाया था? तो ध्यान रखना है, चंदेल वंशों ने खजुराहो के मंदिरों का निर्माण करवाया था। इसके अलावा चंदेल वंश जो इसके संस्थापक पूछा जाता है कि चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? तो वह था आपका नन्नुक। यह आपको ध्यान रखना है। मौर्य वंश का चंद्रगुप्त मौर्य था। मौर्य वंश का कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था आपका क्या इसका मौर्य वंश का संस्थापक। शुंग वंश का पुष्यमित्र शुंग था। गुप्त वंश का आपके कौन थे? तो वो थे आपके श्रीगुप्त। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, बीजापुर के सुल्तान से 1587 ईस्वी में गोवा पर किसने विजय प्राप्त की? ऑप्शन है फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, अल्फोंजो डी अल्बुकर्क, नीनो डी कुन्हा और टिस्टाओ डी कुन्हा। तो ये 1510 ईस्वी में गोवा पर विजय किसने प्राप्त की थी आपके? तो वो थी आपके पुर्तगाली जो वायसराय था अल्फोंजो डी अल्बुकर्क इसने। तो ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
इसमें से कौन भारत में प्रिंटिंग प्रेस लेकर आया था? मुगल, निजाम, मुगल और अंग्रेज और पुर्तगाली। तो ध्यान रखना है, भारत में प्रिंटिंग प्रेस लाने का श्रेय जाता है पुर्तगालियों को। इसके अलावा आपको बताना प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कारक कौन है? तो वह है आपका जोहान्स गुटेनबर्ग। जोहान्स गुटेनबर्ग जो है वह प्रिंटिंग प्रेस के क्या है, प्रिंटिंग प्रेस के जन्मदाता हैं। यह आपको ध्यान रखना है, यह आपको ध्यान रखना है, यह भी आपका कई बार पूछा जाता है, तो यह भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको यहाँ पर बता दें, जो अगर पूछा जाता है कि सबसे पहले कौन सा यूरोपीय, किस देश का यूरोपीय यात्री भारत आया था? तो सबसे पहले कौन से यूरोपीय देश का यात्री भारत आया था? तो ध्यान रखना है, सबसे पहले पुर्तगाली यात्री वास्को डे गामा जो है वह भारत आया था। कब आया था? 1498 ईस्वी में। तो यह भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, चरण पादुका हत्याकांड मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो ध्यान रखिएगा, चरण पादुका हत्याकांड मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में हुआ था। इसको मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहा जाता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। यह आपका हुआ था 14 जनवरी 1931 को, अगर डेट ऑफ बर्थ आपसे कभी पूछी जाए तो। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, मीर जाफर का उत्तराधिकारी कौन था? तो मीर जाफर का उत्तराधिकार यहाँ पर ध्यान रखिएगा, छतरपुर जिले के चरण पादुका नामक स्थान पर यह आपका क्या हुआ था? चरण पादुका हत्याकांड हुआ था, यह आपको ध्यान रखना है। मीर जाफर का उत्तराधिकारी कौन था? तो यहाँ पर ऑप्शन है अशरफ अली खान, नजाबत अली खान और मुबारक अली खान, मीर कासिम। तो मीर जाफर का उत्तराधिकारी कौन था? तो वह था आपका कौन? मीर कासिम, यह आपको ध्यान रखना है। जो मीर जाफर था यह आपका किसका उत्तराधिकारी था? यह आपका था सिराजुद्दौला का उत्तराधिकारी, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, किस अधिनियम के माध्यम से भारत में द्विसदनीयता की प्रणाली शुरू की गई थी? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं, तो ध्यान रखिएगा। आपके भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत आपके द्विसदनीयता की प्रणाली की शुरुआत की गई थी, या द्विसदनात्मक प्रणाली की शुरुआत की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय परिषद अधिनियम 1892 का प्रावधान है? राज्य के राज्य सचिव, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की प्रस्तुत प्रणाली, पोर्टफोलियो प्रणाली प्रस्तुत। इसके अलावा अप्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से भारतीय सदस्यों ने परिषद के भीतर प्रवेश किया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है जो आपका भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में जो प्रावधान किया गया था उसमें आपके अप्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से भारतीय सदस्यों ने परिषद के भीतर प्रवेश किया था, यह आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में कालानुक्रमिक रूप से मुगल बादशाहों का सही क्रम है? मतलब यहाँ पर आपको बताना है कालानुक्रमिक के अनुसार आपको यहाँ पर बताना है कि कौन से मुगल बादशाहों का सही क्रम है। तो यहाँ पर आपको बता दें, इसका जो राइट आंसर है आपका वह क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपका हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। जो मुगल वंश के जो संस्थापक थे वह कौन थे? तो मुगल वंश के संस्थापक आपके थे बाबर। बाबर के बाद इसके मुगल वंश के आगे कहा जाए जो मुगल वंश की जो राजगद्दी पर बैठे वो बैठे आपके हुमायूं। हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर और जहांगीर के बाद शाहजहां आपके मुगल वंश के जो हैं ये क्या महत्वपूर्ण राजा थे, या कहा जाए महत्वपूर्ण मुगल वंश के क्या थे? बादशाह थे या शहंशाह थे, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, कौन सा भारतीय राज्य नागालैंड की सीमा को नहीं छूता है? तो यहाँ पर ऑप्शन है असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, असम और मेघालय। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है कौन सा भारतीय राज्य नागालैंड की सीमा को नहीं छूता है? तो ध्यान रखना है मेघालय जो है वह आपकी नागालैंड की सीमा को नहीं छूता है। बाकी नागालैंड 3 राज्यों और एक आपके क्या है, एक सीमावर्ती देश से लगता है। अब यहाँ पर मैं बता देता हूँ, नागालैंड जो है, नागालैंड की सीमा असम से लगती है, नागालैंड की सीमा आपकी मणिपुर से भी लगती है और नागालैंड की सीमा आपके अरुणाचल प्रदेश से भी लगती है। इसके अलावा नागालैंड की सीमा एक सीमावर्ती राज्य जो है आपका म्यांमार उससे भी लगती है, ये आपको ध्यान रखना है। नागालैंड की राजधानी पूछी जाए तो वह है आपका कोहिमा, वह है आपकी कोहिमा, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, कौन भारतीय राज्य उड़ीसा का सबसे बड़ा शहर है? तो यहाँ पर ऑप्शन है भुवनेश्वर, कटक, पुरी, हीराकुंड। तो कौन सा भारतीय राज्य उड़ीसा का सबसे बड़ा शहर है? तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, यह आपको ध्यान रखना है। भुवनेश्वर को टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य उड़ीसा का सबसे बड़ा शहर है? तो मैंने अभी आपको बताया भुवनेश्वर, ये क्वेश्चन आपका हो गया है। किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले ओजोन परत के छिद्र पर अध्ययन किया? तो यहाँ पर ऑप्शन है अर्नेस्ट हैकल, एजी टॉन्सले, इसके अलावा जो फॉरमैन, इनमें से कोई नहीं। तो जो फॉरमैन ने आपका क्या किया था? सबसे पहले ओजोन परत के छिद्र पर अध्ययन किया था, यह
आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा एजी टॉन्सले अर्नेस्ट हैकर जो थे, इन्होंने इकोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। अगर कहा जाए इकोलॉजी शब्द के जन्मदाता कौन थे, तो वह थे आपके अर्नेस्ट हैकर। लेकिन अगर कहा जाए पारिस्थितिकी तंत्र शब्द के जन्मदाता कौन थे, तो वह थे आपके एजी टॉन्सले, और इन्होंने ही पारिस्थितिकी तंत्र के जनक के रूप में भी एजी टॉन्सले को जाना जाता है। जो फरमैन ने 1973 में क्या किया था, 1973 में अंटार्कटिका में ओजोन परत में सबसे बड़ा छेद देखा था, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है आपका, मैं यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा राज्य महाराष्ट्र के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और तेलंगाना। तो ध्यान रखना है, महाराष्ट्र जो है, महाराष्ट्र की सीमा आपकी जो है वह 6 राज्यों से और 1 केंद्र शासित प्रदेश से लगती है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको यहाँ पर बताया महाराष्ट्र की जो सीमा है वह आपकी किस राज्य से नहीं लगती है, तो वह नहीं लगती है आपकी किस राज्य से, आंध्र प्रदेश से। किससे नहीं लगती है, आंध्र प्रदेश से, क्योंकि आंध्र प्रदेश जो है वह 2014 में क्या हो गया था, इसका विघटन हो गया था, और 2013 में इसका विघटन हो गया था। और आपको बताएं जो आंध्र प्रदेश 2 जून 2014 को तेलंगाना का फॉर्मेशन हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। किससे अलग होकर तेलंगाना बना था, आंध्र प्रदेश से अलग होकर। तो ध्यान रखना है, तेलंगाना जो है यह तो आपका महाराष्ट्र से लगता है, महाराष्ट्र के साथ सीमा साझा करता है, लेकिन आंध्र प्रदेश नहीं करता है। इसके अलावा 2014 से अगर पहले कहा जाए, 2 जून 2014 को जब ये आपका ये आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ था, उससे पहले आपके आंध्र प्रदेश सीमा साझा करता था, लेकिन वर्तमान में तेलंगाना जो है महाराष्ट्र के साथ सीमा साझा करता है। इसके अलावा कर्नाटक भी करता है, मध्य प्रदेश भी करता है, छत्तीसगढ़ भी करता है, इसके अलावा गोवा भी करता है, और आपका कौन करता है, दादर और नागर हवेली आपने सुना होगा, वो भी करता है। और चूंकि आपको पता है आपका जो 1 मई 1960 को क्या हुआ था, गुजरात और महाराष्ट्र 2 अलग अलग स्टेट बने थे। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, गुजरात और महाराष्ट्र जो है गुजरात से भी सीमा साझा करता है, तो यह भी आपको ध्यान रखना है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तो ध्यान रखना, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है आपकी कौन, गोदावरी। गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा भी कहा जाता है, और यहाँ पर दक्षिणतम गंगा या दक्षिण गंगा भी कहा जाता है, किसको, गोदावरी नदी को, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, इनमें से किस नदी को शोक की नदी कहा जाता है, यहाँ पर गलत हो गया है। शोक की नदी किसको कहा जाता है, ऑप्शन है दामोदर, औरंगा, उत्तर कोयल, अमानत। उत्तर कोयल, तो ध्यान रखिएगा अमानत। तो दोस्तों इसका जो आपका शोक की नदी किसको कहा जाता है, दामोदर नदी को कहा जाता है। और कहाँ की शोक की नदी कहा जाता है दामोदर नदी को, तो इसको कहा जाता है कहाँ की, इसको कहा जाता है पश्चिम बंगाल के शोक, या पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है, किसको, दामोदर नदी को। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर पूछा जाए कोसी नदी किस राज्य की शोक किस राज्य का शोक कहलाती है, तो कोसी नदी बिहार का शोक कहलाती है। लेकिन अगर पश्चिम बंगाल का शोक पूछा जाए तो वो है दामोदर नदी, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर कौन सा राज्य, इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किस नदी को शोक की नदी, ये तो आपका हो गया, कहा जाता है यह दामोदर नदी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कौन सा राज्य पश्चिम बंगाल के पश्चिम में स्थित है, ऑप्शन है उड़ीसा, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा और झारखंड। तो कौन सा राज्य पश्चिम बंगाल के पश्चिम में स्थित है, तो कोई आपका कौन सा राज्य पश्चिम बंगाल के पश्चिम में स्थित है, वह है आपका झारखंड, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो हरित क्रांति के जनक के रूप में MS स्वामीनाथन को जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। एस राधाकृष्णन कौन थे, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे और दूसरे राष्ट्रपति थे, ये आपको ध्यान रखना है। विक्रम साराभाई यह भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक के रूप में जाने जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, या पिता के रूप में जाने जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है, खाद्यान्न के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य किस वर्ष में पेश किया गया था, तो ऑप्शन 1954, 1966, 1974, 1984। तो 1966 में आपके खाद्यान्न के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य या MSP जो है आपका पेश किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, भारत सरकार द्वारा प्रवर्तित राष्ट्रीय बागवानी मिशन किस योजना के तहत शुरू किया गया था, ऑप्शन है 5वीं पंचवर्षीय योजना, 6वीं पंचवर्षीय योजना, 9वीं पंचवर्षीय योजना और 10वीं पंचवर्षीय योजना। तो 2005-06 में आपका 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत आपका क्या किया गया था, राष्ट्रीय बागवानी मिशन जो है आपका भारत सरकार के द्वारा प्रवर्तित राष्ट्रीय बागवानी मिशन की शुरुआत की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, राष्ट्रीय बांस मिशन 2006-07 में शुरू किया गया था, जो पूरी तरह से
राज्य प्रायोजित योजना, केंद्र प्रायोजित योजना है, 1 और 2 दोनों केंद्र प्रायोजित योजना और उपयुक्त सभी तो केंद्र प्रायोजित योजना है। कौन सी है? केंद्र प्रायोजित योजना। राष्ट्रीय बांस मिशन 2006-07 केंद्र प्रायोजित योजना है। राष्ट्रीय बांस मिशन 2006-07 आपका जो शुरू किया गया था, यह पूरी तरह से केंद्रीय प्रायोजित योजना है, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, अक्षांशों की किस इकाई में मापा जाता है? तो अक्षांशों को किस इकाई में मापा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, अक्षांशों को डिग्री के रूप में मापा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम 4 प्रमुख दिशाओं को क्या कहा जाता है? थीमेटिक पॉइंट, कार्डिनल पॉइंट, सिंबॉलिक पॉइंट और कन्वेंशनल पॉइंट। तो इनको कहा जाता है कार्डिनल पॉइंट या कार्डिनल डायरेक्शन, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर 23.5 डिग्री यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश क्या इंगित करता है? तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश आपका किसको इंगित करता है? यह करता है कर्क रेखा को। अगर 23.5 डिग्री अगर दक्षिण अक्षांश पूछा जाए तो वह आपके मकर रेखा को इंगित करता है या मकर रेखा के बारे में बताता है। तो मकर रेखा आपकी 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर स्थित है और आपकी कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर कर्क रेखा स्थित है।